Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes, and in today's class we are going to talk about determination of income and employment. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों ने 11th क्लास में डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो किया है, प्राइस डिटर्मिनेशन किया है, ठीक उसी से मिलता जुलता है। वहां पर हम मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई की बात करते थे, यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। फाइन। So this is basically determination of national income and employment. Let's have a look and try to understand it. Basically जब भी हम बात करते हैं, whenever we talk about all such things, जब भी इस टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम। पहली अप्रोच जो हमारे पास होती है वो होती है एडी एंड एएस अप्रोच, एडी एएस अप्रोच, और दूसरी जो अप्रोच होती है वो होती है एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एडी और एएस अप्रोच के बारे में। सो वैसे तो अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एसआई अप्रोच है ये बेसिकली इसी से डिराइव है, इसी से डिराइव किया गया है इसे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप एडी इज इक्वल टू एएस लिखते हैं, आप एडी को लिख सकते हैं सी प्लस आई होप यही कंपोनेंट्स बताए हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में। एएस की अगर हम लोग बात करें तो एएस को लिखते हैं हम सी प्लस एस। अगर आप इसी को थोड़ा सा मतलब इससे डिराइव करना चाहें तो इसी से आपकी एसआई अप्रोच जो है या आईएस अप्रोच जो है वो डिराइव होती है। तो बेसिकली कुछ अलग नहीं है। इवन तो इस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट कि एडी और एसआई अप्रोच या आईएस अप्रोच जो है आपकी, उससे भी किस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है। द टेबल इज गोना बी रिमेन द सेम। प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उनमें जो टेबल यूज की गई है उसी को हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया है कि बार बार आपको नई टेबल जो है बनानी ना पड़े। just try to understand it all of you, और जहां कहीं पे प्रॉब्लम हो you can write in the comment section. I'll read it and I'll reply you, और रनिंग वीडियो में ही हम वो डाउट्स लेते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जब इस डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट की, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है कि इसकी अजम्पशंस क्या है। तो जब आप इसको एडी एएस के रेफरेंस में स्टडी करेंगे द अजम्पशंस आर गोइंग टू रिमेन द सेम। जब आप इसको एसआई यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, अगेन द अजम्पशंस आर गोइंग टू रिमेन द सेम। अब अजम्पशंस होती क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज वी आर टॉकिंग अबाउट, इसको मैंने एक शॉर्टकट है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सेल्फ मेड है तो कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा। टी स्टैंड्स फॉर टू सेक्टर मॉडल। तो अजम्पशन की जब भी बात आती है, हालांकि कभी भी ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, आप याद कर सकते हैं टिप्स। तो टी स्टैंड्स फॉर टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल यानी कि हम यहाँ पर दो सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं और दूसरा हम लोग फर्म सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये दो सेक्टर्स है। इसको आप ये कह सकते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, ओनली टू सेक्टर्स आर देयर। शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं, टू सेक्टर की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि यहाँ पर फर्म जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, यहाँ पर फर्म जो इन्वेस्टमेंट कर रही है दैट इज कांस्टेंट। वो मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट तो है नहीं यहाँ पर, तो अगेन द इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस। तो इसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। इट इज डन बाय द फर्म। दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज डन बाय द फर्म, नॉट बाय द गवर्नमेंट हियर, क्योंकि दो ही सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है, एक फर्म सेक्टर है। एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली डन बाय द फर्म सेक्टर। दिस इज द मिनिमम investment which is done by the firm sector. It is not dependent on income. इनकम पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है MEI पर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। प्राइस लेवल इज कांस्टेंट। यहाँ पर प्राइस लेवल इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, प्राइस लेवल कांस्टेंट माना जाता है। और हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड की बात कर रहे हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म में बात नहीं कर रहे। और इसकी कुछ खास बात ये है कि शॉर्ट रन में जो मूवी का हीरो है वो है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज द कंपोनेंट, इज द वेरिएबल व्हिच डिसाइड्स द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। एएस तो अपने आप को एडजस्ट करता है यहाँ पर इस तरीके की शॉर्ट रन पीरियड में। तो एएस इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन which is making an angle of 45 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिन। इसको आप जेडीपी कह लीजिए, इसको आप इनकम कह लीजिए, इसको आप एएस कह लीजिए। एंड यहाँ पर जो भी एडी का लेवल होगा दैट विल डिसाइड
that will decide the level of income in an economy. आप चाहें तो ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहें तो ये लाइन ड्रॉ ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप सिर्फ इतना दिखा दीजिए कि इनकम लेवल है और ये वाई के कॉरस्पॉन्डिंग है, दैट्स ऑल। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे एडी इज बेसिकली नोन एज एई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सो अगर आप यहां पर देखेंगे बिफोर पॉइंट ई, इस लेवल पर योर एई इज मोर देन एएस। अगर आप इसके बाद देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एएस इज मोर देन एई। इस तरीके से आप यहां पर इसको बता सकते हैं। ई इज द पॉइंट जहां पर एडी और एएस दोनों बराबर है। तो क्या ये सारी चीजें हैं, किस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है नहीं होता है, ये तो जस्ट आपको हिंट दिया है। एक assumptions are there so that you can go through the topic deeply and you'll be able to understand it clearly that what is explained with the help of this diagram. This concept is basically given by Professor J.M. Keynes. तो जितनी भी ये अप्रोच है ये केन्सियन अप्रोच चलेगी यहाँ पर, और उसी की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। अगर हम बात करें एडीएएस अप्रोच, तो यू कैन सी कि एडी और एएस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा। दिस इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। सो एडीएएस अप्रोच क्या कहती है हमें? अकॉर्डिंग टू एडीएएस अप्रोच ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू केन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वहां डिटरमाइन होता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल वहां डिटरमाइन होता है। एक ही चीज है, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट लेवल कह लीजिए, चाहे आप इनकम लेवल कह लीजिए, चाहे आप आउटपुट लेवल कह लीजिए, चाहे आप जीडीपी कह लीजिए, चाहे आप वाई कह लीजिए, घुमा फिरा के चीजें एक ही है। It is determined at that point where aggregate demand is equal to aggregate supply। तो कुछ अलग नहीं है, जैसे आपने प्राइस डिटर्मिनेशन किया था, बस शेप्स थोड़ी बदल गई हैं। जहां पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल होती थी, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और जब भी हम इन दोनों कंपोनेंट्स की बात करते हैं बेटा, डोंट फॉरगेट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई। एंड इसका मतलब क्या होता है कि हम जब भी यहाँ पर बात करते हैं तो हम प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, एक्स आंटे मतलब प्लान। तो हम प्लान्ड लेवल की बात कर रहे हैं, डिजायर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, वॉलंटरी लेवल की बात कर रहे हैं। तो इसकी 3-4 टर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखी है। सो यहाँ पर इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। इसके बाद शेड्यूल आ गया हमारे पास। शेड्यूल इज लाइक, ये इनकम लेवल आ गया सबसे पहले, इनकम लेवल इज 0, देन 10, ये वही सेम टू सेम है पीछे जो हम लोग बताते हुए आ रहे हैं। कंजम्पशन लेवल है 0 पर ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल टू 10, एंड देन ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रहा है। व्हाई इट इज इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है, एमपीसी कांस्टेंट है। तो एमपीसी हमने 0.5 लिया था, वही यहाँ पर कंसिडर किया है, और उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। So as I told you in the assumption की इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी। AD का मतलब होता है C plus I और AS का मतलब होता है C plus S। You can find out the values over here। C ये रहा, I ये रहा, 10 plus 10 20, 15 plus 10 25, 20 plus 10 30, likewise 35, 40, 45 and 50। You can say कि income AS is equal to income, तो आप डायरेक्टली इनकम की वैल्यू भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज आप C और S दोनों को प्लस करेंगे, इट विल बी 0। 15 प्लस -5 इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा फ्लो ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर मैं आपको जो फोकस करवाना चाहता हूँ वो दो चीजों पे करवाना चाहता हूँ। ये तो एक AD का लेवल और एक AS का लेवल। You can see one particular thing कि initially your aggregate demand is more than aggregate supply. After a particular point of time, your aggregate demand is less than aggregate supply। और यहाँ पर जब हम AD-AS की बात करते हैं, दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर AD and AS they both are equal to each other। दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप लोगों को फोकस करना चाहिए इस बात पे। You people need to pay attention on this particular thing over here कि जहां पर ये आपका AD और AS इक्वल है, एट द सेम पॉइंट आपका S और I भी आपस में इक्वल है। तो it is compulsory that the point where AD and AS will be equal to each other, corresponding to it, at the same level of income, S and I will also be equal to each other।
S और I भी दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। एंड यू कैन मेक द डायग्राम इफ यू वांट टू मेक। डायग्राम भी बनाइए, आगे भी समझाऊंगा, यहाँ पर भी बताऊंगा और दोनों के डायग्राम एक साथ बनवाऊंगा। जस्ट ट्राई टू कोरिलेट इट, समझना शुरू कीजिए एंड डोंट फॉरगेट वन पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन प्लान्ड आउटपुट। हम बार बार प्लान्ड क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि एक्स आंटे वैल्यू लेते हैं हम हमेशा, प्लान्ड वैल्यू ले रहे हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये दोनों बराबर होते हैं। जो यहाँ पर 40 करोड़ है, अगर हम ये करोड़ में ले वैल्यू, इट नीड नॉट नेसेसरीली कॉरस्पॉन्ड टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको बता दूं यहाँ पर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। If AD is equal to AS, it doesn't mean that there is full employment in the economy. Full employment doesn't mean that all the people who are willing and able to work are actually working. At the full employment level, natural rate of unemployment can exist. Natural rate of unemployment का मतलब होता है कि जब भी AD या AS के बीच में कोई भी डिसइक्विलिब्रियम आता है, तो उसको एडजस्ट जब करते हैं तो it takes time. And in between it may happen that some of the people will be unemployed. So full employment doesn't mean that there is a full employment in the economy. कभी भी उसका मतलब नहीं होता है। Natural rate of unemployment will always exist, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, कहीं पर भी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो केन्स ने अप्रोच दी है, उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में अप्रोच बताई है, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में। ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें तो अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी देयर इन द इकोनॉमी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी देयर इन द इकोनॉमी। ऐसा हो सकता है कि ये दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करे। डायग्राम बना लीजिए सबके साथ, इसको प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने से ही मतलब नहीं है। टेक योर नोटबुक, ब्रिंग आउट योर नोटबुक, मेक द डायग्राम, तरीके से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आज प्रैक्टिस करेंगे, आपके एग्जाम में जब ये डायग्राम आएगा, और आजकल तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। पिछले 3 साल से जब पेपर हुए हैं, 3 या 4 साल से हर बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा गो थ्रू करना है उनसे, तो ये पढ़ा क्या सीरीज है हमारी, प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, वहां पर इसके काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें सिर्फ डायग्राम बेस्ड का एक वीडियो अवेलेबल है, जिसमें सारी चीजें बताई हैं। तो कई बार डायग्राम सीबीएसई के पेपर में गलत भी आ जाता है, ध्यान रखिए यहाँ पर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बुक में देखेंगे और डायग्राम दिमाग में बैठ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। सही तरीका क्या है डायग्राम बनाने का? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सही तरीका क्या है डायग्राम बनाने का? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए इस चीज को। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये इस तरीके से बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू द लेबलिंग। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहाँ लिख दीजिए। एडी को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। वट एवर डिमांड यू पीपल विल डू, यू विल हैव टू डू इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर एज वेल। आपको उसी के बराबर खर्चा भी करना पड़ेगा, तो दिस इज आल्सो नोन एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। टेक जीडीपी, जीडीपी ऑन एक्स एक्सिस। ज्यादातर बच्चे नहीं लेते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं सर आपने इनकम, जीडीपी और आउटपुट लिया, तीनों का एक ही मतलब होता है। इनकम, जीडीपी सेम थिंग। एम्प्लॉयमेंट भी लेते हैं काफी बच्चे। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है ये 45 डिग्री एएस बनाइए। 45 डिग्री एएस बनाइए, विच इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ रेफरेंस। और फिर आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी एक पॉइंट लो और इस तरीके से एडी बना दो, काम खत्म। जरूरी नहीं कोई स्पेसिफिक पॉइंट होना चाहिए या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। तो दिस इज पॉइंट ई। ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, एंड दिस इक्विलिब्रियम, अगर हम इस इक्विलिब्रियम लेवल की बात करें, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनकम लेवल ऑफ ओवाई। ओवाई के बराबर है। काफी सारे बच्चे एक्सप्लेन नहीं करते हैं, एक्सप्लेन करना नहीं आता है, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा, अगर मैं इसी को थोड़ा सा, सबसे पहले तो ये समझा देता हूँ भाई आपको। दिस इज एएस curve which is equivalent to income, which is equivalent to GDP. This is AD curve which is equivalent to C plus I, consumption and consumption expenditure, desired consumption expenditure and desired investment expenditure. ये C हमने consumption curve बनाया है, which is showing this particular thing that consumption cannot be zero at zero level of income. ये यहाँ पर y axis पे, x axis पे आपको ये income हमने show की है, and the economy is at equilibrium, ये E point है। और इस ई पॉइंट पर जो डिमांड की जाती है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। दिस इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू अ पॉइंट वेयर एडी इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। फाइन।
सो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड एट, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है एट ओ बाय लेवल ऑफ इनकम एज पर द टेबल। अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल में यहाँ पर ये 40 करोड़ पे वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। तो अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर आपकी इनकम जो है वो 40 करोड़ है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू पीपल नीड टू ऑब्जर्व हियर इज, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये तो हम वैसे अलग से भी डिस्कस करेंगे, अगर आप इसी के नीचे बनाना चाहते हैं एसआई अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपका कांस्टेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, ये वाला होगा आपका -1, ये आपका होगा ऑरिजिन, यहाँ पर जीडीपी आ जाएगा। डोंट फॉरगेट टू डू द लेबलिंग, काफी सारे बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पर एस और आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दीजिए, ये दोनों पॉइंट्स, ये इस तरीके से, दिस विल बी योर सेविंग कर्व, और ये सेम लेवल ऑफ इनकम पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा जैसा कि ऊपर वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर सेम लेवल के अकॉर्डिंग, सेम पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? तो यहाँ पर तो कुछ शॉर्टकट में लिखा हुआ है दैट एट पॉइंट ई एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ओ वाई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। लेकिन आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लेट्स हैव अ लुक। ये किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है? तो अगर आप बात करें एडी, तो एडी और एएस दो चीजें हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है। पहले आप एडी कर दीजिए एक्सप्लेन, या एएस कर दीजिए, घुमा फिरा के बात ये की है। सी प्लस आई, इन दो चीजों को आपने एक्सप्लेन करना है। तो इफ यू टॉक अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डू राइट दैट इक्विलिब्रियम विल बी ascertained at a point where aggregate demand is equal to aggregate supply, और फिर एग्रीगेट सप्लाई को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए दैट एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू planned output in the economy as described in the previous video, I should say, chapter तो हमने डिस्कस किया ही है पिछले वाला। It is indicated by 45-degree line from the origin. The 45-degree line indicates that AS and GDP are identical to each other. जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उसी के मॉनेटरी टर्म्स में इनकम की वैल्यू होगी। AS is not related to price as we are considering an economy where price remains constant. This is one of the assumption of determination of income, national income and output. तो यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहता है, इसलिए उससे रिलेट नहीं करता है। एडी की अगर हम लोग बात करें, रेफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या प्लान्ड एक्सपेंडिचर व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू डू इन अ पर्टिकुलर ईयर। सो ड्यूरिंग एक इकोनॉमी में जितना भी एक अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसको डिजायर्ड लेवल जो है वो ये प्रेजेंट करता है। It has two components. One is desired consumption expenditure. Another one is desired investment expenditure. You can also say planned consumption expenditure and planned investment expenditure, ex ante consumption expenditure and ex ante investment expenditure. Desired investment expenditure is assumed to be constant. इसको constant माना जाता है, so that it is not related to level of income in the economy. Desired consumption expenditure की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपको TI आई नाम का जो असम्पशन था उसमें आपको एक्सप्लेन किया था। जबकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है आपका, इट इज रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम। इनिशियली ये भी रिलेट नहीं करता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी ये पॉजिटिव रहता है, देन आफ्टर व्हेन इनकम इंक्रीजेस इट आल्सो इंक्रीजेस। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप इनके बीच में होती है कि जैसे जैसे y इंक्रीज होता है c भी इंक्रीज होता है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ c एंड i फंक्शन इज कॉल्ड एज एडी फंक्शन और एडी कर्व। उसको एडी कर्व या फिर एडी फंक्शन बोला जाता है। एडी लाइन इंटरसेक्ट करती है 45 डिग्री लाइन व्हिच इज लाइन ऑफ रेफरेंस एट पॉइंट ई। सो ई वो वाला पॉइंट होगा जहां पर आपका इक्विलिब्रियम एसर्टेन किया जाता है। योर इक्विलिब्रियम विल स्टक एट दैट पॉइंट वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। ओवाई इज द इक्विलिब्रियम जीडीपी इन द इकोनॉमी। Now, what the producers wish to produce, जितना producer wish कर रहे हैं, exactly equal to what the household wish to buy in the economy, उतना ही household expect कर रहा है, buy करना चाहता है, और that desired expenditure on output is equal to desired level of output at rupees 40 crore या 40 पे मान लीजिए आप। All output as planned by the producers is purchased by the buyers in the economy. जितना producers ने produce किया है उतना buyers purchase कर लेते हैं, and that is why AD is equal to AS. There is no unwanted
और अनडिजायर्ड स्टॉक विद द प्रोड्यूसर्स, और ये सारी चीजें करने के बाद, क्योंकि आपका एडी एंड एएस दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो ना तो यहाँ पर कोई अनवांटेड या अनडिजायर्ड स्टॉक बचता है, ना तो एक्सेस डिमांड है, ना डेफिशिएंट डिमांड है. It is a situation where aggregate demand is equal to aggregate supply. Aggregate demand aggregate supply के इक्वल होती है, तो ना तो कुछ मतलब जितना प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हाउस होल्ड परचेज कर रहा है. There is no unwanted stock, there is no accumulation of inventory with the producers. This is how you can explain this entire topic of determination of national income and output. So this is it in your today's video, all of you. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या होगा रिस्टोरेशन प्रोसेस का, किस तरीके से इक्विलिब्रियम को रिस्टोर किया जाता है व्हेन एडी इज मोर देन एएस, व्हेन एडी इज लेस देन एएस. अभी के लिए सिर्फ इतना ही. बाकी कुछ अगर और भी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, कार्ड सेक्शन में चेक कर सकते हैं. और अगर आप हमें फॉलो करना चाहें तो सोशल हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं. व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो links are given in the description. This is it in your today's class, all of you. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.